पर क्या लगाते थे, यूकेलिप्टस सागौन वगैरह लगा देते हैं ना। दोनों काम होता है। कहने का मतलब ऐसी फसल जिसमें अन्य पेड़ पौधे फल फूल भी लगाए जा सके और उससे पशुपालन का भी आपकी व्यवस्था हो, जैसे चारे की व्यवस्था। कुछ इस तरह की जो फसल होती है उसको शस्य वानिकी कहते हैं। और इसका जो रिसर्च सेंटर है कहाँ है? झांसी में। आइए भैया, आइए सब लोग। कहाँ पर है? झांसी में। उसमें बताए कहाँ पर है? झांसी में। कई बार पूछा गया सवाल में। हाँ मैडम बेटी देखो देखो मैडम कहीं एडमिशन तो शस्य वानिकी मतलब एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक ही समय पर फसलों के साथ साथ वृक्ष एवं पशुपालन का समावेश होता है। यानी कि वृक्षों के साथ साथ पशुपालन और आपकी जो सतत खेती हो रही है वो तो होगी ही, ठीक। यानी कि चारे की भी व्यवस्था हो सकती है, फल फूल। जैसे आप देखिए आपके उसमें जो है खेतों में कभी कभी क्या होता है, अमरूद के छोटे पेड़ लगा दिए जाते हैं, नीचे जो है खेती की जाती है। अमरूद भी मिल रहा है और खेती से गेहूँ चावल या जो भी खाद्यान्न फसलें हैं वो मिलती है। या पेड़ के पौधे लगा दिए गए। आजकल तो जो तमाम तरह के जो है हाइब्रिड पेड़ के पौधे आ रहे हैं, छोटे छोटे से होते हैं, जगह एरिया कम घेरते हैं। तो इस तरह की जो फसल होती है वो क्या कहलाती है? शस्य वानिकी, ठीक। ऐसी पद्धति जिसमें एक ही समय पर लिखना चाहते हैं शस्य वानिकी, एक ऐसी पद्धति जिसमें एक ही समय पर फसलों के साथ साथ फसलों के साथ साथ वृक्षों एवं पशुपालन का समावेश होता है। एक ऐसी पद्धति जिसमें एक ही समय पर फसलों के साथ साथ वृक्षों एवं पशुपालन का समावेश होता है, जिससे खाद्यान्न, फल, चारा, लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। खाद्यान्न, फल, चारा, लकड़ी इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये तो ही आपका शस्य वानिकी, यानी कि ऐसी खेती जो है फल फूल भी जिसके साथ में पैदा किया जा सके, ठीक। ये है शस्य वानिकी। और आपने क्या पूछा था? उपोष्ण राष्ट्रीय उपोष्ण संस्थान हमने बताया था कहाँ है? लखनऊ में। उपोष्ण का मतलब है कि जैसे शीतोष्ण यानी कि जो ठंडी कटिबंधीय जलवायु है, शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण, ये तीनों कटिबंधीय जलवायु जो है ये भारत में पाई जाती है, ठीक। अब फिर कहा गया कि उपोष्ण रिसर्च राष्ट्रीय उपोष्ण रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। यही कहा है ना जी। अब देखिए भारत में कहा जा रहा है कि जो है ये मान लीजिए नक्शा है तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों को काटती है? 8 राज्यों को। अरे कौन कौन से बताइए जल्दी से? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो काटती है। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, लिखते चलिए झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा को भी काटती है, त्रिपुरा। उसके बाद कितने हुए? 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये जो इधर की पूर्वोत्तर के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम ये कह रहे हैं कि जो कर्क रेखा के उत्तर में है जितना भी क्षेत्र वह जो है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वह
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जलवायु क्षेत्र में आता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। और आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि मकर रेखा भारत के किस दिशा से होकर गुजरती है? मकर रेखा ज्योग्राफी वाले हैं तो जो ये हिंद महासागर से मकर रेखा जा रही है, यानी कि मकर और कर्क के बीच का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। ठीक, यानी कि यहाँ गर्मी ज़्यादा, यहाँ के लोग काले होते हैं ना जी। और उपोष्ण में क्या होता है, ना जो है टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा ना बहुत लो रहेगा, सामान्य रहेगा। यानी जो ठंडी भी होगी वह कैसी होगी, ठंडी के दिनों में भी गुनगुना एहसास होगा। हफ्ता 10 दिन छोड़ दिया जाए तो अपने यहाँ जो है क्या होता है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा आपको असर करती है, नहीं करती है। अगर आप वहीं चले जाए शीतोष्ण क्षेत्र, इधर अगर जम्मू कश्मीर और हिमाचल, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। यानी शीतोष्ण तीनों कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर ओवरऑल पूछा जाए, कई बार सवाल पूछा है भारत किस जलवायु कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है, तो उपोष्ण लगाना, क्योंकि उपोष्ण वाला जो क्षेत्र है, भाग है, वो ज़्यादा एरिया में। ठीक, जानते होंगे ज्योग्राफी वाले। तो कहने का मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा आना है ठंडी होगी। अब देखिए हिमालय का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। हिमालय का रोल ये क्या है, जो बाहर से शीत ठंडी हवाएं आ रही है उसको वह ब्रेक कर देता है। और जो यहाँ से मानसूनी जलवायु जाती है, 1 जून से शुरू हो जाता है ना भारत में, बंगाल इधर अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल में खाड़ी सूखने वाले जो भी, उनको क्या करता है, फंसा देता है, यानी कि रोक लेता है और लौट कर सब पुनः भारत में बारिश करते हैं। यही एक वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, यानी कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ पर बारिश नहीं होती है और वह क्षेत्र अधूरा रह जाता है, यानी कि वह जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में तब्दील हो गया है। ठीक, तो बेटा समझ में आया जी सर। और ये तो जरूर जान लीजिए, भारत के कितने राज्यों से होकर आपकी एक कर्क रेखा गुजरती है, और मकर रेखा भारत के दक्षिण यानी हिंद महासागर से होकर गुजर रही है। ये सवाल पूछे गए हैं 2 बार भाई, से आगे चलते हैं। तो इस तरह से कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। तो इन राज्यों से होकर ये देखिए कर्क रेखा आपकी गुजर रही है। आगे आपको जीके का दिया गया है। ये हुआ कि भाई बच्चे जो है फरमाइश कर रहे हैं जीके पढ़ाई, जबकि जीके जो है मतलब आपके कोचिंग के हिसाब से नहीं, जीएस चलना चाहिए, जनरल स्टडी ना। जीके का मतलब सामान्य सवाल, जैसे छोटे एग्जाम के होते हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश पूरी होगी। पहले तो हम शुरू किए थे क्या पढ़ा रहे थे, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लीजिए, जो कुछ और है उसके बाद आपको वही शुरू करेंगे। ये समझ में आ गया ना जी। तो कौन जो बाल कांड और ये सारे कांड, अच्छा ये कांड उसका रामायण वाला जी जी। हाँ, तो एक कांड तो हम भी नहीं बता पाएंगे। रामायण में कितने कांड है? 10 7। हाँ, कौन सबसे बड़ा कांड है ये मैडम? हाँ देखिए, सबसे बड़ा क्या है, बाल कांड गुजरा है हमारी नजर से। सबसे बड़ा जो है बाल कांड है, और सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा उत्तर कांड है। क्वेश्चन पूछा गया था सीता है किस कांड में होगा, किस कांड में है जानना चाहिए। अरण्य माने क्या होता है? हाँ, अरण्य कांड सीता का हरण होता है। सवाल देखिए, जीके जीएस एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक, अभी वहाँ उत्तराखंड का एक बार हम गए थे एंट्री देने, तो वहाँ पूछा था वैलेंटाइन डे, सेंट वैलेंटाइन थे उन्हीं के उस पर मनाया जाता है वैलेंटाइन डे। बहुत लोगों ने यहाँ गड़बड़ी की, कब मनाया जाता है?
कितने लोग जानते हैं? 14 फरवरी को इस दिन लोग प्रपोज करते हैं। 14 फरवरी, जैसा कि बजरंग दल वाले विरोध भी करते हैं। हमारी संस्कृति से थोड़ा सा हट कर है ये रिवाज। तो चलिए ये कांड के बारे में देख लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें पूछा था, आया हुआ सवाल है कि एंटीबायोटिक दवाएं कहाँ बनाई जाती हैं। हालांकि ये ऋषिकेश में बनाया जाता है। लिख लीजिए एंटीबायोटिक, ऋषिकेश एंटीबायोटिक, ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवाएं। हाँ, तो इसी में हम एक चीज और बताना चाह रहे थे कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम है ना, वही हम सोच रहे थे कहाँ। ये मासिन राम मेघालय में पड़ता है, ये आप लोग तो जानते होंगे। मासिन राम पहले कहाँ होती थी? सबसे ज्यादा चेहरापूंजी में होती थी। अब स्थान बदल गया, दोनों जो है वही। ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवाएं। अलीगढ़ में क्या मशहूर है भाई? अलीगढ़ का ताले ना, जानते हो? आंवला, आंवला एक स्थान है, कोई जानता है? वेरी गुड, बरेली में पड़ता है आंवला, बरेली में। यहाँ उर्वरक का कारखाना है। जैसे एक हमारे यहाँ फूलपुर में, फूलपुर फर्टिलाइजर्स यूरिया बनाती है। अब तो उसकी यूरिया भी बनाने जा रही है। फूलपुर फर्टिलाइजर का नाम सुने हैं? इलाहाबाद में पड़ता है। तो फूलपुर आंवला, आंवला में भी जो है उर्वरक कारखाना है, उर्वरक का। मोदी नगर रबड़ के लिए, मोदी नगर रबड़। और आपका है बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर में विस्फोटक। बाराबंकी पॉलीफाइबर, पॉलीफाइबर बाराबंकी पॉलीफाइबर। ये मैच के लिए कराने के लिए आता है कानपुर, विस्फोटक के लिए जाना जाता है कानपुर विस्फोटक। इसी तरह से देखें फिरोजाबाद, फिरोजाबाद पॉलीफाइबर क्या होता है बताइए भाई? केमिस्ट्री कोई पढ़ा है? फाइबर तो जानते हैं हम लोग। पॉलीफाइबर सर्च करके क्या होता है? फिरोजाबाद कांच की, कानपुर और किस लिए प्रसिद्ध जानते हैं? चमड़े के सामान बनाने के लिए। पॉलीफाइबर देख लीजिए, पॉलीफाइबर क्या होता है? नजीबाबाद प्लाईवुड, नजीबाबाद देख लीजिए, प्लाईवुड। और जो प्लाईवुड है ज्यादातर सबसे बेस्ट मानी जाती है काजू के पेड़ की लकड़ी, जानते हैं? काजू की लकड़ी क्या है बेटा? मिला? चलिए देखते रहिए। सहारनपुर देखिए, कागज और लुगदी। आपका जो यूकेलिप्टस है ऐसा सिंथेटिक फाइबर जो चीफली पॉलिस्टर से बना हुआ होगा। पॉलिस्टर जी, पॉलिस्टर से बना हुआ चीफली। पॉलीफाइबर भाई देखिए पॉलिस्टर से बना हुआ बता रहे हैं। ऐसा फाइबर होता है, पॉलिस्टर ही होता है। चलिए इसको सर्च करिएगा, आपके पास वो है ही सब कुछ। जो सवाल आते हैं उस पर ध्यान दीजिए। सहारनपुर कागज और लुगदी। इसी तरह देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है रायबरेली में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये आपका रायबरेली में है। रायबरेली में उद्यम विश्वविद्यालय में बताया थे उस दिन, रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री।
ट्रांसफार्मर, ये फैक्ट्री कहाँ है? झांसी में, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ये आपका कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण समझ रहे हो? जैसे कि आपके पैर कट गए तो बनावटी पैर वहाँ मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। उर्वरक का अनुसार को बता दिया, आंवला बता दिया आपको। एक सवाल बना था कि गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो आपके पड़ोसी राष्ट्रीय उद्यान बुधवा, लखीमपुर खीरी। लिख लीजिए, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य, गैंडे को रेनमसारस काजीरंगा में पाए जाते हैं। कहाँ है काजीरंगा? असम में। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य कहाँ चल रहा है? राष्ट्रीय उद्यान दुधवा में चल रहा है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा में चल रहा है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा में चल रहा है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य राष्ट्रीय उद्यान दुधवा में चल रहा है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगर जानते हैं? ये सवाल भी आया है प्री में। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगर, यानी जिसकी जनसंख्या कितनी हो 10 लाख या उससे ऊपर। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगर कौन कौन से है? कोई बताएगा? कानपुर, कानपुर नगर है भाई, आप नहीं, शहर पूरा 10 लाख की नगर की बात हो रही है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, क्रम से लिखिए। कानपुर के बाद लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी भी होगा आपका, 7 होने चाहिए। वाराणसी, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। मेरठ और प्रयागराज, ये 7 जो हैं 2011-21 में होना था ना, समझना नहीं हो पाई कोरोना की वजह से। तो ये 10 लाखी नगर हैं आपके, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्ल्ड के कितने ऐसे देश हैं जिनसे पीछे है, अदरवाइज सब उससे आगे हैं, तो 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आती है। पहले पे क्या है? चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश है भाई जनसंख्या के मामले में। लिख लीजिए। अब तो नंबर 1 पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, लिखित रूप में आने वाले हैं। 1 अरब 42 करोड़ आ ही गए हैं लगभग, लेकिन अभी तो मान लीजिए यही डाटा चलेगा। चीन और उसके बाद अमेरिका है, चीन के बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, भारत भी बीच में है। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया। चीन के बाद तो जनसंख्या में भारत ही है ना, उसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, यानी कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में देश होगा ना ये। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश, यानी कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो सकता है हमारा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, उत्तर प्रदेश।
बातें नहीं आ जाता जी। अरे कहने का मतलब है यार कि ये इसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि इन सबको अगर देखा जाए तो 5वें नंबर का देश हो जाएगा। इतना ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। 5वें नंबर पे चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, उत्तर प्रदेश। एक देखिए जनजाति खूब पूछी गई है कि माहीगीर या भुक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। माहीगीर, भोक्सा या भुक्सा जनजाति ये आपके बिजनौर में पाई जाती है। माहीगीर, भोक्सा या भुक्सा ये जनजाति बिजनौर जिले में खूब बहुतायत पाई जाती है। बिजनौर। और सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे ज़्यादा एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनजातीय जिला। चलो ये बताते हैं कौन से लिखो। हाँ, यानी कि एसटी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र। जनजाति माहीगीर, भोक्सा, भोक्सा ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बिजनौर में। ये जनजातियाँ बिजनौर में पाई जाती हैं। आपसे सवाल किया जा सकता है, किया गया है कि यूपी में कांग्रेस का अधिवेशन जो स्वतंत्रता से पहले कितने हुए थे। लेकिन ये यूपी में कांग्रेस अधिवेशन, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के अधिवेशन यूपी में, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के अधिवेशन अभी होते हैं। ये राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस है, वो कांग्रेस जो देश को आज़ादी दिलाई थी। देखिए यूपी में कांग्रेस अधिवेशन यानी स्वतंत्रता से पूर्व। ये आपका समय आ जाएगा, इतिहास में आ जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए। कांग्रेस के अधिवेशन देखिए, सबसे पहले कब हुए थे? 1888 में। लिख लीजिए, जॉर्ज ह्यूल इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज ह्यूल 1888 में हुआ था। जॉर्ज ह्यूल अध्यक्ष थे। 1892 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए? कौन अध्यक्ष था? जॉर्ज ह्यूल। अगला 88 के बाद 1892 में हुआ था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये कहाँ हुआ था बताइए भाई? 1892 वाला। 1892 वाला देख के बताइए कहाँ हुआ था? इसके देवेश चंद्र बनर्जी थे भाई। बताओ भाई। हाँ, 1888 इलाहाबाद। फिर देखिए 1910 में फिर इलाहाबाद हो रहा है। अरे उसके पहले वाला बताओ। 1905 होता है। 1910 देखिए, ये भी इलाहाबाद। इसमें कौन थे? सर विलियम वेडरबर्न। और ये जो है एक बार और रहे हैं 89 मुंबई में। 1889 मुंबई की भी ये अध्यक्षता किए वेडरबर्न मान लो। ये 2 बार रहे हैं। ये भी। और ऊपर वाला
नागपुर 91 में। 88, 92, 10 तीनों इलाहाबाद 1800 यानी कि सबसे ज्यादा। सर ये फर्स्ट नहीं है, 1885 वाला। अरे वो फर्स्ट नहीं है, 1885 में फर्स्ट हुआ था ना मुंबई में। यूपी की बात हम कर रहे हैं, आपको यूपी की बात कर रहे हैं। पहला तो 1885 ये मुंबई में हुआ था ना। जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? यही WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। 88 में 88, 92 और 10 ये तीनों इलाहाबाद में हुए थे भाई। जॉर्ज यूल थे, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 88 में भी इलाहाबाद में हुआ था और 92 में भी इलाहाबाद में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, लिख लीजिएगा अध्यक्ष। और 1910 इलाहाबाद में हुआ था, सर विलियम बेडरबर्न अध्यक्ष थे। चलो हम बता रहे हैं, तीनों इलाहाबाद में हुए थे। 1888, 1892, 1910। 1905 वाला देखिए, ये बनारस में हुआ है। एक है 1905 में, ये कब हुआ है? बनारस में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे भाई। ये तीनों इलाहाबाद में हुए हैं, स्मरण हो गया हमको। 2, 3, 88, 92 और 1910 तीनों इलाहाबाद में हुए हैं। जॉर्ज यूल, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सर विलियम बेडरबर्न। अगला देखिए, गोखले बनारस। और देखिए 1899, 1916 और 1936 ये तीनों लखनऊ में हुए हैं। 1899, 1916 और 1936। 1899 ये आप क्रम आपको गलत इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम प्लेस के हिसाब से लिखे हैं। 1936 और 1916 ये तीनों कहाँ हुए थे? लखनऊ में हुए थे भाई। इसमें कौन थे? रमेश। 1899 वाले में कौन था भाई? रमेश चंद्र। हाँ, रमेश चंद्र। ये भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ना। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? नौरोजी ने। उससे पहले इन्होंने ये जो है बातें कही थी कि इंडिया का जो धन है वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? सारा ब्रिटेन जा रहा है। रमेश चंद्र थे। 16 वाले में अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण अभी आप जाओगे तो इसमें भाग लेने आए थे गांधी जी। तो स्टेशन के बाहर जो है लखनऊ स्टेशन के बाहर एक पत्थर की ऐसी पट्टिका लगी हुई, कभी ध्यान देना। उसमें पूरा विवरण लिखा है। किसी भी प्लेटफॉर्म स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ के लोकल जो भी महापुरुष होंगे या कोई विशेष उपलब्धि होगी तो वहाँ बना रहता है, ये ध्यान दिया करिए। जैसे आप शाहजहाँपुर जाओगे तो शाहजहाँपुर से किस क्रांतिकारी का संबंध है? बिस्मिल का। तो उनका वहाँ पे आपको मिलेगा जो ठीक। कोई मुस्लिम क्रांतिकारी थे भाई, अशफाक उल्लाह खां कहाँ के थे? गोरखपुर। और बिस्मिल साहब शाहजहाँपुर। बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये देखिए तीनों। 1936 वाला जो था ये लखनऊ में हुआ था। 1936 वाला कहाँ हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 बार अध्यक्षता किए हैं नेहरू जी कांग्रेस की। कहाँ कहाँ? एक बार लाहौर में, दूसरी बार लखनऊ में, तीसरी बार फैजपुर में। ये 3 अध्यक्षता किए हैं नेहरू जी। तो 36 वाला लखनऊ में, ये यूपी में हुआ था, जान लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ, तो उनकी वहीं स्टेशन के बाहर ही घर बैठता है।
घर भी है और वहीं के बगल में उनका जो है उनके नाम से एक पार्क बनाया गया है। जो शाहजहांपुर स्टेशन से आप जैसे निकलेंगे बाहर, बस बगल में ही है उनका घर, पुराना घर आज भी आप देख सकते हो बिस्मिल को। बिस्मिल के नाम से वहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी बना है। तो कहीं भी जाएंगे तो आपको वो चीज़ें मिलेगी जो वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे होंगे। तो लखनऊ स्टेशन पर आप जाएंगे तो गांधी जी के बारे में पूरा लिखा है कि 1916 के अधिवेशन में भाग लेने आए थे। यहीं पर जो है क्या हुआ था, मेल मिलाप हो गया था ना लखनऊ वाले अधिवेशन में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। ठीक, आगे चलते हैं। एक और अधिवेशन हुआ है आपका 1925 कानपुर। कौन है इसकी अध्यक्षा? सरोजिनी नायडू। ये पूछा जाता है 1905 और सॉरी 1925 ये कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी बनती हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल है, गवर्नर श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला इनको कहा जाता है, इंग्लिश में कई पोएम इनकी प्रसिद्ध रही है। श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर। मेरठ में हुआ है भाई 1946 का। इसमें कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे कि वो थे कृपलानी? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का पूरा नाम जीवट राम भगवान दास कृपलानी, आचार्य कृपलानी इनको कहा जाता है। कब हुआ था? 1946 में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। आचार्य जेबी कृपलानी यानी जीवट राम, क्या पूरा नाम था? जीवट राम भगवान दास, पूरा नाम जान लीजिए, भगवान दास कृपलानी। और इन्हीं की पत्नी थी सुचेता कृपलानी, मुख्यमंत्री हुई थी। यूपी में 2 महिला मुख्यमंत्री हुई है, सुचेता कृपलानी, दूसरा मायावती जी, 4 बार हुई है मायावती। 1946 मेरठ में आचार्य जीवट राम भगवान दास कृपलानी। आचार्य कृपलानी 60 नाम ज़्यादातर लोग जानते हैं। इतनी जो है देखिए इतने हुए हैं 88, 92 और 1910। देखिए ऊपर तीनों इलाहाबाद में हुई हैं, 88, 92, 1910। पहले इलाहाबाद के जॉर्ज यूल अंग्रेज थे, जॉर्ज यूल अंग्रेज थे जो इसकी अध्यक्षता किए थे। दूसरे में देवमेश चंद्र बनर्जी, वही जो पहले वाले थे, WC बनर्जी इनको बोला जाता है, वही 92 में इलाहाबाद वाले में। और 1910 वाले इलाहाबाद में सर विलियम बिडलबर्ग थे, ये भी अंग्रेज थे, इनको सर की उपाधि मिली थी। ये 1889 मुंबई में भी अध्यक्षता कर चुके थे कांग्रेस की, 10 में इलाहाबाद में मिली। 1905 बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1899 रमेश चंद्र दत्त इस समय थे। ये कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। 1916 लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार। इनको पूछा जाता है जहाँ दो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो है मेल मिलाप हो जाता है। एक हो जाते हैं 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू थी, 1946 मेरठ जीवट राम भगवान दास कृपलानी। तो क्या जो है नायडू से पहले भी कोई महिला अध्यक्षता की थी कांग्रेस की? हाँ, श्रीमती कब? बताइए। श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारत के 17 में कहाँ का अधिवेशन था? हाँ, श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी, लेकिन भारत के भारतीय मूल की अगर पूछा जाएगा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू लगाना। भारत की वह पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय या भारत शब्द नहीं रहेगा तो आप किसको लगाओगे? ऑप्शन में रहेगा तो श्रीमती एनी बेसेंट को। ठीक, आगे देखिए। कितने हो गए भाई जो उत्तर प्रदेश में हुए? कितने हुए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने हुए थे कांग्रेस अधिवेशन उत्तर प्रदेश में, भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में। आपको हमने बताया था जैन मुनियों का जन्मस्थल उत्तर प्रदेश में। कितने उत्तर प्रदेश में जैन मुनि जन्म लिए थे?
5 तो वहाँ पे थे, कहाँ, अयोध्या में, उसी पढ़ाए थे। ऊपर के 5, पहले दूसरे चौथे पांचवें छठे, ये सब कहाँ पर जन्म लिए थे, यानी कहाँ से संबंध था इनका, अयोध्या यानी फैजाबाद से। कौन कौन, प्रथम वाले थे भगवान ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ। प्रथम कौन थे, जैन मुनि। प्रथम जैन मुनि कौन थे, भगवान ऋषभदेव, ऋषभदेव या ऋषभनाथ, ऋषभदेव। इन सब का संबंध कहाँ से था, पहले दूसरे भगवान अजितनाथ, कुछ भी बताएगा सर। तीसरे को, तीसरे नहीं थे, सीधे चौथे पे आइए, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, अजीत के बाद अभिनंदन नाथ। चलिए भाई अभिनंदन कर लीजिए, अभिनंदन नाथ। पांचवे थे सुमतिनाथ, और फिर जो है अनंत देव या अनंतनाथ, ये 1 2 4 5 और ये 14वें थे, सॉरी ये 14वें थे भाई। ये जैन मुनि, लिख लीजिए ऊपर, उत्तर प्रदेश से संबंधित जैन मुनि, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जैन मुनि। भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये इन सब का संबंध कहाँ से है। अब तो फैजाबाद का नाम क्या हो गया है, अयोध्या हो गया है ना, फैजाबाद। ये भाई इतिहास वाले भी जान लें। ऋषभ, अजित, अभिनंदन, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। देखिए 7वें थे भगवान सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, 7वें भगवान सुपार्श्वनाथ। और फिर 23वें थे, इन सब का संबंध बनारस से था, भगवान पार्श्वनाथ, 23वें थे ना, इनका संबंध कहाँ से था, वाराणसी से। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ वाराणसी। कुल 10 हुए हैं जिनका संबंध यूपी से रहा है। 6वें भगवान पदम प्रभु, 6वें हैं, 6वें भगवान पदम प्रभु, पदम प्रभु। इनकी मंदिर है पभोसा, एक गांव है, कहाँ पर जानते हैं, कोई बताएगा। बहुत बार पूछा गया है भाई ये सवाल, छोटे बड़े एग्जाम में, बड़े एग्जाम में विशेष कर। पभोसा गांव है, पभोसा ग्राम है कौशाम्बी में। ठीक, जब कभी आप जाओगे यमुना जी के तट पर, जो है उदयन का राजप्रसाद देखने, भूषिताराम विहार देखने, अशोक का वो जो स्तंभ है खड़ा है, ये सब देखने जाओगे तो वहीं जो है पभोसा गांव आपको मिलेगा। पदम प्रभु जी की वहाँ पर मंदिर है। पदम प्रभु ये 6वें तीर्थंकर थे, पदम प्रभु, पभोसा ग्राम, कौशाम्बी। ये बहुत बार पूछा गया है। तीसरे भगवान संभवनाथ, इनका संबंध श्रावस्ती से है। तीसरे हैं भगवान संभवनाथ, संभव श्रावस्ती, याद रखना, भगवान संभवनाथ श्रावस्ती। अरे इतिहास में तो हमने 24 का नाम और उनका प्रतीक सब लिखवाए हैं, जो इतिहास पढ़ाते, पुराने चेहरे कोई होंगे नहीं। संभवनाथ का संबंध श्रावस्ती से है, संभव श्रावस्ती। ये आपके तीसरे थे, तीसरे जैन तीर्थंकर थे। 9वें थे भगवान सुविधिनाथ, इनका संबंध देवरिया से है। 9वें भगवान सुविधिनाथ, सुविधिनाथ या इन्हीं का एक नाम पुष्प दंत मिलता है, पुष्प दंत। इनका संबंध कहाँ से था, देवरिया, देवरिया जिला से। तो
कितने हो गए? 10। इतने जैन तीर्थंकरों का संबंध कहाँ से रहा है? उत्तर प्रदेश से रहा है। अब धीरे धीरे आपके जीके की तरफ हम चल रहे हैं भाई। तो देखिए महोबा में एक गोखुर पहाड़ है, गोखर पहाड़, उस पर चट्टानों को काटकर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं निर्मित करके की गई। महोबा, महोबा डिस्ट्रिक्ट जानते हैं, बुंदेलखंड का है। यहाँ पर जो है ये गोखर पहाड़ है, गोखर पहाड़, गोखर पहाड़ी है महोबा में। यहाँ पर जो है चट्टानों को काटकर 24 जैन मूर्तियां बनाई गई हैं। जैन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गोखर पहाड़ महोबा, ये महोबा में पड़ता है भाई। चट्टानों को काटकर 24 जैन तीर्थंकरों की, ये सभी जैन तीर्थंकर हैं, 24 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई है भाई। कहाँ बनाई गई है? गोखर पहाड़ महोबा में मिलता है, महोबा डिस्ट्रिक्ट में। आपसे सवाल किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में संतरा और लीची प्रमुख उत्पादक जिला बताइए। हाँ वेरी गुड, इसकी पीठ ठोक दी जाए भाई। लीची संभवतः सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बिहार में। लीची तो जानते हो गर्मी में अब आएगी। लीची लाल लाल कलर की रवेदार होती है, मूंगफली अंदर होती है उसके। खाए हैं लीची? लीची 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 खाए होंगे? हाँ, ये जो है लीची है, लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में संतरा एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला सहारनपुर। संतरा और लीची, ये फल है, फल के बारे में मामले में सहारनपुर में, सहारनपुर संतरा और लीची के लिए जाना जाता है जी। कर लीजिए, हम पढ़ा रहे हैं, आप करते रहिए। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। कहाँ लगाना है? लगा लीजिए, लगा लीजिए, लगाते रहिए, हम बोलते रहेंगे, बच्चे सुनते रहेंगे, आप अपना काम करिए, साथ में आप भी पढ़ते रहिएगा। उत्तर प्रदेश में संतरा और लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? सहारनपुर। आप इन पर ध्यान मत दीजिएगा हमारी तरफ। हाँ, प्लाईवुड का निर्माण हमने बताया। प्लाईवुड कहाँ बताए थे? नजीबाबाद। और सबसे अच्छी प्लाईवुड किसकी होती है? काजू की लकड़ी से जो किया जाता है काम, प्लाईवुड का निर्माण। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से किया जाता है, लिख लीजिए। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से। पान, ये भी महोबा। हाँ, पान के लिए जाना भी जाता है। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कहाँ है भाई? लिख लीजिए, कंपिल फर्रुखाबाद। गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के बारे में जानते हैं ना? द्रोणाचार्य कहाँ जन्मे थे? कंपिल में। ये कहाँ है? आपके पड़ोसी जिला फर्रुखाबाद में, आपका पड़ोसी जिला फर्रुखाबाद में गुरु कंपिल। सॉरी, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कंपिल फर्रुखाबाद में। सवाल पूछा गया है कि यूपी की कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली पर शोक मनाती है? थारू जनजाति। किसने बताया? आपने? जो भी बताया है भाई वो बधाई का पात्र है, लिख लीजिए। थारू जनजाति यूपी की ऐसी जनजाति है, जनजाति, ये दीपावली को किस रूप में मनाती है? शोक के रूप में। हम लोग हर्षोल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ मनाते हैं ना, शोक के रूप में मनाती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों तो हम नहीं जानते, लेकिन ये लोग जो है दीपावली को
हर्ष पर्व के रूप में नहीं मनाते हैं। ये जो है उनसे पूछेगा, ये गलती वाली सवाल। बहुत ही चिल्लाते होंगे सब। हाँ, जैसे जो है श्रीलंका में बताया जाता है रावण नायक है, हमारे यहाँ नायक कौन है? राम नायक माने जाते हैं। तो थारू जनजाति जो है वो जो है दीपावली को किस रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। हाँ, अमरकंटक यूपी में नहीं है, थारू जनजाति विश्वविद्यालय। और पहले यूपी के बारे में देखिए, अमीर खुसरो की जन्मस्थली कहाँ थी बताओ? पटियाली एटा। लिख लीजिए, अमीर खुसरो सल्तनत कालीन विद्वान थे। अमीर खुसरो का जन्म स्थान, अमीर खुसरो की जन्मस्थली पटियाली एटा। पटियाली एटा, पटियाली पड़ता है एटा में। पटियाली एटा अमीर खुसरो का जन्म स्थान और पटियाली एटा। आगे देखिए, आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सा ऐसा राज्य है जो बहुत कम सीमा बनाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और अधिकतम सीमा किसकी लगती है? राज्य की बात कर रहे हैं। अधिकतम सीमा लिखिए, सर्वाधिक जिले को छीनने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यानी कि सबसे छोटी सीमा हिमाचल बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, और सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश एमपी। ठीक, तो लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को छूने वाला राज्य मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है? सोनभद्र। इनकी पीठ ठोकिए भाई, शाबाशी दीजिए। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है। सर्वाधिक प्रदेशों को छूने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है। और सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला भी है, अभी बताए थे सोनभद्र। सर्वाधिक जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं सोनभद्र। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या पाई जाती है भाई कहाँ? सोनभद्र में। और 4 राज्यों की सीमा को भी ये छूता है। साथ में सीमा को स्पर्श करता है। अपने शब्दों में लिख लेते हैं ना, स्पर्श करता है। और आपसे पूछा जाए हिल स्टेशन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तराखंड तो कट गया, पहाड़ियाँ तो बची नहीं, एकमात्र हिल स्टेशन भी यहीं पर है। कहाँ पे? सोनभद्र में। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आए हुए सवाल हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वही हम आपको दे रहे हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, सोनभद्र के बारे में हो गया। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है भाई, एकमात्र हिल स्टेशन है, और 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। उस दिन हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाई थी, कितनी है? 6।
अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक तो सेंट्रल है बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टोटल कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं। ये को पूछे जाते हैं, ये जरूर जान लीजिए आप, लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं और उसी 6 में से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय। लिख लीजिए 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अयोध्या फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। 6 कृषि विश्वविद्यालय। आचार्य नरेंद्र देव का नाम सुने हो ना, आचार्य नरेंद्र देव, चाहे इतने लिख लीजिए कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ तो आप जाओगे इसका नाम पूरा रखा गया आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ जोड़ दिया गया है। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई ना, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, प्रौद्योगिकी। क्या कहा जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिंदी में। ये कहाँ है? पंत वाला जब इसमें मतलब उत्तराखंड एक था तो सबसे पुराना पंत था, और यूपी में आप सबसे पुराना आचार्य नरेंद्र देव वाला है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अयोध्या फैजाबाद। आगे लीजिए भाई, यही तो जरूरी है, फैजाबाद, या अब नाम हो गया है अयोध्या। दूसरा लिखिए, पूछा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ। सरदार पटेल के नाम से मेरठ में है, साठ लिखो, नहीं तो वल्लभ भाई पटेल, वही सेम रहेगा। ये कहाँ पर है? मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? मेरठ में। बोलते रहो, मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद वाला तो जानते होंगे, कहाँ है? कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद, वही यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कृषि विश्वविद्यालय लीजिए, बस बहुत समझ में आ जाएगा, कानपुर। चौथा देखिए कहाँ पर है? एक आपको हमने बताया था इज्जतनगर बरेली वाला भी, पशुओं का क्या है वहाँ पे? पशुओं का है ना, हाँ, पशु और पक्षियों का जो है वहाँ पर रिसर्च सेंटर है, और ये कृषि विश्वविद्यालय है। चंद्रशेखर आजाद पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा में है, बांदा का बांदा ही नाम है। ये पहले कांसी राम जी के नाम से जो बाद में हटा दिया गया, ये बांदा में ही है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय लिख लीजिए, बांदा 60 में बांदा कृषि विश्वविद्यालय हो गया। अब एक इलाहाबाद में हमारे हैं सैम, ये क्रिश्चियनों का है, सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी। सैम, अजीब नाम है, हिगिनबॉटम, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, प्रयागराज लिख लीजिए। नैनी साइड में है भाई, कभी जाओगे नैनी, यानी ब्रिज क्रॉस करोगे यमुना वाला, तो बस ये सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, सब है यहाँ, नैनी प्रयागराज। एक वही जो आपने बताया, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, थोड़ा फास्ट करिए, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय, यही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एकमात्र कृषि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, वो कौन सी है? झांसी वाली, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? झांसी में।
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। आइए, उस दिन आपको बता रहे थे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। लेप्रोसी वाला कहाँ है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट यानी कुष्ठ रोग ना आगरा में है। कुष्ठ रोग और पागल दिवालियों वाला इलाज वहाँ होता है। हाँ, कहते नहीं आगरा पागल खाना। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा लिख लीजिए। सेंट्रल लेप्रोसी माने कुष्ठ रोग, लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? आगरा में। आलू जोन भी बताए थे ना आगरा से। सेंट्रल लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग समझ रहे हो? जो उंगलियां कट कट के गिरने लगती हैं हाथ पैर की, धीरे धीरे आपका अंग खत्म होने लगता है। नहीं देखियो कुष्ठ रोग लिखो किसी। चलो, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, एक छोटी सी हॉस्पिटल हमारे नैनी में भी डाली गई लेप्रोसी। इसी तरह से देखिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है। बहुत टॉप मोस्ट NIT कॉलेज है वो। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। एक दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, भारतीय गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान। हिंदी में क्या लिखेंगे? भारतीय गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। तो ये मोतीलाल नेहरू MNIT लिख लीजिए। MLNIT मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद यानी प्रयागराज रीजनल। IIT के बाद में IIT भी वहाँ पे है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1903 में ये सवाल लिखिए। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? प्रतापपुर देवरिया में। लिखिए 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल 1903 भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल 1903 भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया देवरिया जिला है, प्रतापपुर स्थान का नाम है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903। बताइए, कोई दिक्कत हो बोलो। प्रतापपुर देवरिया 1903 में लगाई गई थी। देखिए इसी तरह से देखिए आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में भी है। सेम इसी तरह से मिलता जुलता हुआ वो रिसर्च सेंटर है जो लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये क्या है? टेक्नोलॉजी वाला है कानपुर में। यहाँ अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पे? लखनऊ में। रिसर्च किए जाते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। इसी तरह से एक शाहजहांपुर में आपके बनाया गया है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहांपुर में। एक छोटा सवाल है, नहीं पूछा जाएगा, इतना जरूर जानिए। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहांपुर। अगर पूछा जाए कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा दूध कहाँ पाया जाता है? भारत में, ये बताए थे। और
भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पशु भी ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए देखिए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, एकदम क्रीम सवाल पढ़िए दोस्तों। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे बना है? रामपुर। रामपुर जिला जान रहे हैं ना? हाँ, रामपुर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। सर ये नक्षत्रशाला हाँ, ये जो नक्षत्रों के बारे में अंदर जाओगे, एस्ट्रोलॉजी, हाँ वही है एस्ट्रोलॉजी। आपका यहाँ पर है इंदिरा गांधी के नाम से, लखनऊ में, लखनऊ इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम नक्षत्रशाला। आप अंदर जाओगे अंधेरा कर दिया जाएगा, पूरा वही एहसास होगा जैसे नक्षत्र तारे। कभी गए हो? कोई ना कोई नहीं गया? अभी हम अपने कॉलेज के बच्चों को लेके गए थे, साइंस सिटी भी दिखाए वहाँ पे। लखनऊ में साइंस सिटी भी है। एकदम आप बैठ जाओगे कैसे चांद तारे सब स्टार जो है कैसे मूव कर रहे हैं, सब दिखता है। ये हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ इलाहाबाद में जवाहर प्लेनेटोरियम, जवाहर पंडित जवाहरलाल के नाम से, ये भी सवाल पूछा गया था। पंडित जवाहरलाल के नाम से जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। पंडित जवाहरलाल का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ। और इंदिरा गांधी के नाम से यहाँ पे है। एक जो है गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह के नाम से। ठीक, ये आपको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? रामपुर। देखिए पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है? सहारनपुर। ये अभी बताया देगा। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर, जहाँ पर अंतराल लीची, सहारनपुर पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर। अब देखिए उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह का मनाया जाता है। वनों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। 1 से 7 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह, वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। बारिश होती रहती ना उस समय। फिर सबसे पहले मानसून दस्तक कहाँ देता है? केरल में। 1 जून संभवतः 1 जून से 15 जून के बीच में आ जाता है और फिर वहाँ से धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के बीच में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF, ये आपका कहाँ? गाजियाबाद, गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। अगला देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। और सबसे अच्छी बात, आजकल औषधि और सुगंधित पौधों का रिसर्च सेंटर बनाया गया लखनऊ में। लिख लीजिए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ। आपके डाइट में भी लगाए जा रहे हैं, अभी वहीं से हम ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अब छोड़िए लखनऊ, उत्तर प्रदेश को बहुत घसीट हैं। जीके हमारा टॉपिक आज का मिला था, तो हम चल रहे हैं उसी तरफ जीके में ही। तो 2 अक्टूबर जो मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है? गांधी और शास्त्री जी का जन्मदिन था, रहता है ना। लेकिन जानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा, शांति और वैश्विक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लिख लीजिए, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय
अहिंसा दिवस लिख लीजिए, बस इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अभी तक आप गांधी शास्त्री जयंती जानते थे ना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्योंकि गांधी जी शताब्दी पुरुष घोषित किए गए, समझ रहे हैं, 100 साल का ऐसा महान पुरुष। आइंस्टीन ने भी कहा था कि आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी कि कोई ऐसा भी व्यक्ति था जो हरणवंश का इस तरह से पृथ्वी पर चला था, जो इसने इतना त्याग किया देश के लिए। ठीक, तो इसलिए 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को क्या घोषित कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। 2 अक्टूबर इनका बर्थडे होता है ना गांधी जी का, तो सोचिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब 15 जून 2007 से ये घोषित किया है, तब से मनाया जा रहा है। अक्टूबर 2007 से 15 जून 2007 से ही ये मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अब देखिए, एक महान नेता हुए थे दक्षिण अफ्रीका के, क्या नाम था, नेल्सन मंडेला। इनका जन्म कब हुआ था जानते हैं, 18 जुलाई 1918 में। ऐसे नेल्सन मंडेला लिखिए, मंडेला लिख लीजिए, नेल्सन मंडेला। इनका जन्म लिख लीजिए 18 जुलाई 1918, फिर डैश देकर मृत्यु लिख लीजिए, उसी को समझ जाओगे। 18 जुलाई 1918 और 5 दिसंबर 2013, 95 साल जिंदा रहे भाई। 5 दिसंबर 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। 1994 में ये क्या बने थे, राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका की। 27 साल जेल में रहे। कहाँ रहे, कौन से जेल में रहे थे, रोबेन द्वीप जेल। रोबेन द्वीप जेल में इनको बंद किया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था, रंग भेद नस्ल भेद के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। समझ रहे हो, आज क्या है, स्त्री पुरुष समानता की बात की जाती है, कलर रंग भेद नहीं होना चाहिए, नस्लीय भेद नहीं होना चाहिए, इसी के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। 27 साल तक रोबेन द्वीप जेल में बंद रहे। छूटने के बाद 1994 में इनको आज़ादी मिलती है और ये वहाँ के क्या बनते हैं, राष्ट्रपति। तो ये 18 जुलाई जो इनका बर्थडे है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में। ये 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। आपके यहाँ गांधी जी जब लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। और इसी 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। जानते हैं सब लोग, चलो बहुत अच्छी बात है। 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी किसका जन्मदिन है इस दिन, हाँ, कब पैदा हुए थे, लिख लीजिए 12 जनवरी 1863। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 12 जनवरी 1863, 4 जुलाई 1902, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस घोषित हुआ था। गणतंत्र हुआ था, हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था ना 26 जनवरी 1950। उसी दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 23 जनवरी नेताजी सुभाष जयंती होती है, 23 जनवरी। हाँ 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 हाँ, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, किसका नारा था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कटक, 23 जनवरी 1997। और मरने की डेट तो कंफर्म है नहीं, फिर भी 18 अगस्त 1945 माना जाता है कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आगे सवाल बना था, छोटे सवाल ही बताएंगे, लेकिन जो
घातक होंगे। 18 अप्रैल को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? लिख लीजिए, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, हेरिटेज डे होता है। विश्व विरासत दिवस पीसीएस में सवाल पूछा गया है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल यानी अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत दिवस। हमारी विरासतें कौन कौन सी हैं? पुरानी चीजें जो है ना, ताजमहल, तमाम सारे उद्यान हैं जो भी पुरानी, लाल किला वगैरह वगैरह, ये क्या है? हेरिटेज सिटी बोला जाता है ना आगरा में। विश्व विरासत दिवस। और इसी दिन आजाद हिंद फौज का गठन भी 18 अप्रैल में हुआ था। छोड़ दीजिए। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ज्वलंत सवाल लिख लीजिए, लिख लीजिए, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे भाई। 22 मई। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछा गया है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघ ध्यान रखना, पैंथर। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 5 आगे देखिए, एक 29 अगस्त आता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। किसका बर्थडे होता है? 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, जानते हैं सब लोग? चलिए कोई बात नहीं। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। इनके नाम से स्टेडियम है। इनके भाई एक कैप्टन रूप सिंह थे, रूप सिंह, दोनों लोग हॉकी के खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। कई गोल्ड दिलवाए हैं भारत को। तो ये जन्म हुआ था प्रयागराज में, और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम भी है ग्वालियर में। ठीक, जहाँ पहली बार सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या मारा था? दोहरा शतक, वनडे में दोहरा शतक मारा। हाँ। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ये जानते होंगे हमें लगता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। अल्ट्रावायलेट रेज रोकता है जो हमारे ऊपर साए की तरह है। विश्व ओजोन दिवस। और इम्पॉर्टेंट देखिए, 29 जनवरी राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ज्यादातर स्वतंत्रता दिवस पूछा जाता है। देखिए, एक घटना हुई थी चौरी चौरा की। कब हुई थी? 1921 चौरी चौरा की घटना। जेल में आग लगा दी गई थी। 1921 22 कंफर्म है? तो 4 फरवरी को हुई थी घटना। चौरी चौरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस, और उसी दिन राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? बताओ। हाँ, और उनको कब चढ़ाया गया था फांसी पे? भगत सिंह वगैरह को। हाँ, वो भी शहीद दिवस है, लेकिन शहीद दिवस आएगा 30 जनवरी ही लगाना। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा प्रार्थना सभा में जाते समय गोली मारी गई। और जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी पर। कुष्ठ रोगियों की बड़ी सेवा करते थे, इसीलिए इस दिन को कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है। 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन डे बता दिए। कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, हमारी संस्कृति से ये डे मिलता नहीं, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। कब? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे।
28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। पूछा है सवाल, लिख लीजिए 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बताइए भाई क्यों मनाया जाता है? इसी दिन चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम सुने हैं? रमन इफेक्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन सिद्धांत की खोज इन्होंने की थी। और इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। भाई 1930 में नोबेल मिला, नोबेल पुरस्कार किसको? सीवी रमन को, रमन इफेक्ट के लिए। और इसी वजह से 28 फरवरी को रमन इफेक्ट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले किसको मिला था? टैगोर को। वेरी गुड। कब मिला था? 13 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि पर ना इनको फिजिक्स में मिला है। ये नोबेल किसमें मिला है? भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको मिला था। आगे आइए। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। वेरी गुड। जो आता है उसको मत लीजिए। 12 मार्च एक दांडी यात्रा हुई थी। कोई बताएगा कब से कब हुई थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। 12 मार्च को कूच दिवस, 6 अप्रैल को दांडी सत्याग्रह दिवस। तो दांडी मार्च कब से कब हुआ था? 6 मार्च से 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। भाई कहाँ गए थे? नौशेरा गांव था ना, दांडी डिस्ट्रिक्ट थी। वहीं कहाँ? समुद्र के तट पर गांधी जी ने एक मूर्ति क्या बनाया था? नमक। नहीं याद आ रहा है? कितने अनुयायियों के साथ गए थे? 176 अनुयायियों के साथ गए थे। इसी में मनु गांधी भी थे। चलिए ये तो इतिहास का बहुत लंबा हो जाएगा, तो जान लीजिए दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हाँ जानते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 14 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। लिख लीजिए 14 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। वानिकी 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। और 22 मार्च को, हाँ वेरी गुड, ये पूछा गया, 22 मार्च को जल दिवस। 21 मार्च को वानिकी दिवस और ये जल दिवस, विश्व जल दिवस। भाई जल तो मुद्दा बनता जा रहा है, जल स्तर गिरता जा रहा है। पानी पीने बुंदेलखंड में देखिए हाहाकार मच जाता है गर्मी में। अपने उत्तर प्रदेश में ही आगे मत जाइए ज़्यादा दूर। तो 21 और 22 मार्च विश्व वानिकी और विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन देखिए बिहार की स्थापना हुई थी। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। तपेदिक दिवस। तपेदिक क्या होता है? टीबी, क्षय रोग जिसको कहते हैं। 24 मार्च लिख लीजिए। अच्छा ये बताइए यूपी से मतलब सॉरी भारत से टीबी का उन्मूलन कब तक होना है? 2025 तक। भाई पहले 27 था, घटाकर 2025 तक कर दिया गया है। अब बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, गांव चेक किया जाएगा। हाँ लेकिन भारत उससे पहले यह मुकाम हासिल कर लेना चाहता है 25। ये सवाल पूछा जा सकता है।
टीबी उन्मूलन भारत जो है अपना जो रखा है कार्यक्रम की 2025 तक हम भारत से इसको टीबी को खत्म कर देंगे। जैसे पहले 2 बूंद जिंदगी के लिए क्या पिलाया जाता था? हाँ, पोलियो ड्रॉप, पोलियो खत्म, ये भी मिलते हैं हमारी, खत्म हो गया ना। वायरस होता है पोलियो वायरस, तो टीबी तो जीवाणु जनित रोग है, ये इसको भी खत्म करने का जो जिला उठा लिया गया है। 36 हो गया। देखिए कुछ खास चीजें आप देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि फूल डे यानी मूल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। इसी दिन उत्कल दिवस मनाया जाए। उत्कल मीन्स उड़ीसा को पुराना नाम क्या था? उत्कल बंगा। आया है कि नहीं इसमें? जनगण मन अधिनायक, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग जी। हाँ, तो वो उत्कल। और प्राग ज्योतिषपुर पुराना नाम असम का है। असम का पुराना नाम प्राग ज्योतिषपुर, असम का पुराना नाम प्राग ज्योतिषपुर। उत्कल उड़ीसा का है। 5 अप्रैल देखिए समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबू जगजीवन राम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, और जो मीरा कुमार थी उन्हीं की बेटी थी, इसके पूर्व में कांग्रेस सरकार में लोकसभा अध्यक्षा रही मीरा कुमार, बिहार के दलित नेता थे जगजीवन राम। समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी जो मजार बनाई है जहाँ इनका कब्र, समता घाट। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती जानते हैं। एक हैनीमन दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी चिकित्सा के जन्मदाता कौन थे? 20 अप्रैल को डॉक्टर हैनीमन दिवस। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। अब लिख लीजिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। लिख लीजिए 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 5 जून क्या है? पर्यावरण दिवस। हाँ, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। हाँ, वर्ल्ड लेबर डे, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। 3 मई को भाई ये लिख लीजिए, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। सीमा सड़क संगठन एक बनाया गया है जो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है सीमा पर। इसका भी एक दिवस मनाया जाता है। छोड़ दीजिए 7 मई को। विश्व नर्सिंग दिवस 13 मई। खास चीजें लिखिए। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ परमाणु विस्फोट सबसे पहले कब हुआ था? 1974 में, इंदिरा गांधी के जमाने में। पोखरण विस्फोट दिवस, इसीलिए 18 मई लिख लीजिए। पोखरण दिवस, पोखरण विस्फोट दिवस, सॉरी, पोखरण विस्फोट दिवस 18 मई 1974। इसी दिन संग्रहालय दिवस भी मनाया जाता है। 18 मई संग्रहालय दिवस, संग्रहालय दिवस 18 मई। जून में आ जाइए, मधुमेह दिवस 27 जून। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पूरा नाम जानते हैं? पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, स्वर्गवासी हो गए। उनके जन्मदिन को हम लोग गरीब दिवस के रूप में मनाते हैं 28 जून को। 27 जून मधुमेह दिवस, 28 जून गरीब दिवस। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, और 1 जुलाई 1935 में कौन सी बैंक बनी थी, स्थापित हुई? SBI डे भी होता है 1 जुलाई को। इंपॉर्टेंट सवाल, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है?
हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, 28 जुलाई को वन महोत्सव होता है भाई। 1 अगस्त लिख लीजिए विश्व स्तनपान दिवस, विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। यही सप्ताह भी चलता है 1 से 7 अगस्त का विश्व स्तनपान सप्ताह चलता है। 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे होता है। अभी आपने 12 जनवरी पढ़ा है युवा दिवस, भारतीय युवा दिवस, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल का युवा दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस लिख लीजिए भाई, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त को, इस दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 20 अगस्त सद्भावना दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, इसका बर्थडे होता है राधा कृष्णन, लेकिन शिक्षा दिवस भारत में मनाया जाने लगा 11 नवंबर, इसका जन्मदिन होता है प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का बर्थडे होता है 11 नवंबर को, भारतीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, हिंदी दिवस जानते हैं 14 सितंबर। 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय योजन दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस लिख लीजिए 27 सितंबर। अच्छा, चलते चलते सवाल बताइए कि जो है हम तो आए नहीं, अभी दिवस ही बता रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा? अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया क्या क्या है जानते हो? महाद्वीप और देश दोनों है। सबसे छोटा महाद्वीप और एक देश के रूप में भी है और महाद्वीप के रूप में। आपके जियो प्री में पूछा गया था कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। चलिए, फिर मौका मिलेगा तो आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश